कृत्रिम प्लास्टिक के प्रकार। आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हैं तो बल लगाने पर टूट जाती हैं। देखते होंगे कुछ प्लास्टिक मुलायम होती है और कुछ प्लास्टिक क्या होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है, तो वही जो मुलायम वाली प्लास्टिक होती हैं थर्मोप्लास्टिक कहलाती हैं, और कठोर वाली होती हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यही है। ठीक है, आगे तो जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत मतलब उसका आकार चेंज हो जाता है अगर बहुत गर्म पानी डालते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना। पॉलीथीन, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्र मतलब बर्तन के बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है। कुछ प्लास्टिक आपने देखा होगा, अगर इन्हें गर्म करो तो ये मुलायम नहीं होती हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण है बैकेलाइट और मेलामाइन। ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक प्रतिरोधक मतलब ये आग में जलाते हैं तो नहीं जलता है। ठीक है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। देखो यहाँ पे चित्र में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी कुछ वस्तुओं को दिखाया गया है। ये वायर हैं, देखो वायर हैं, ये ट्रे है। ठीक है, ये आगे प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं। दवा की गोलियां, टिकियों को पैक करने हैं तो घावों को सीने हैं तो धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हैं तो विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। आपने देखा होगा काले रंग का जो तवा होता है, ये फिर कढ़ाई होती है, टेफ्लॉन की बनी होती है। ठीक है, तो ये टेफ्लॉन घरों में यूज होता है। अग्निशय प्लास्टिक यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों को मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाते हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण ही कहलाता है। इसका मतलब समझ में आया? जैव निम्नीकरण क्या है? इसका मतलब है अगर हम किसी पदार्थ को मिट्टी में डाल दें और कुछ समय के बाद वो अपने आप से स्वतः ही नष्ट हो जाए तो वो जैव निम्नीकरण हो गया। ठीक है, और प्लास्टिक क्या होते हैं, हम कितने भी दिन ज़मीन में पड़ी रहेगी लेकिन वो नष्ट नहीं होती है, तो इसका मतलब वो जैव निम्नीकरण नहीं है। ठीक है, अपशिष्ट के प्रकार ये लिखा हुआ है। अपशिष्ट आगे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। दोनों में अंतर रखना। जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण जैसे सब्जियों के छिलके आदि। ठीक है, और जैव अनिम्नीकरण जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित मतलब नष्ट नहीं होते हैं, वे जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है।
यह पर्यावरण प्रदूषक का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूल उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? देखो यहाँ एक सारणी बनाई गई है। अपशिष्ट के प्रकार लिखे हुए और अपसाहित होने में मतलब अपघटित होने में लगने वाला लगभग समय लिखा गया और पदार्थ की प्रक्रिया निम्नीकरण या अनिम्नीकरण है। तो सब्जी और फलों के छिलके क्या हो 1 से 2 सप्ताह में अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण हो। कागज भी 10 से 20 दिन में अपघटित हो जाता है, तो ये भी जैव निम्नीकरण है। सूती कपड़ा भी जैव निम्नीकरण है, ठीक है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष लगते हैं, लेकिन जैव निम्नीकरण है, ये भी अपघटित हो जाता है, ठीक है। ऊनी वस्त्र 1 वर्ष लगते हैं, जैव निम्नीकरण है। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे हैं, जिसका मतलब धातुएं क्या है, जैव अनिम्नीकरण है, ठीक है। टिन और एल्यूमिनियम। प्लास्टिक थैलियाँ लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैव अनिम्नीकरण है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा कीजिए, इनका अलग निस्तारण कीजिए, इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए, मतलब प्रयोग में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। पुनः चक्रित का मतलब कि अगर जैसे थर्मोप्लास्टिक है, उससे दोबारा फिर से वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, जिससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, रिड्यूस मतलब प्लास्टिक का उपयोग कम करें, और अगर एक बार करने के बाद पुनः, रिस्क्यूज पुनः उपयोग करिए, रीयूज ठीक है दोबारा उपयोग करिए, पुनः चक्रित रिसाइकिल चक्रित करिए, और पुनः प्राप्त करिए रिकवर। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हो। पशु थैलियों और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः ये उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नलियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? ये आप लोगों को बताया गया है कि एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, इधर उधर कूड़ा मत फेंकिए, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक क्या है, जैव अनिम्नीकरण है, अगर कहीं फेंक दोगे तो वो अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकी। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें भी एक बार पढ़ लेना। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति है, बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी वस्त्रों के रूप में बुना जा सकता है। इन्हें आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है।